आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय उच्च माध्यमिक बड़ोदरा। मैं जितेंद्र गहलोत। कक्षा 9वीं पाठ 4 भाग 6। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इन दोनों की उपस्थिति के कारण ही कुल परमाणु द्रव्यमान उस पर निर्भर करता है। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या सदैव उसकी परमाणु संख्या को बताती है। अर्थात परमाणु क्रमांक 1 वाले यौगिक में उसके नाभिक में 1 प्रोटॉन उपस्थित होगा। परमाणु क्रमांक 2 वाले यौगिक की नाभिक में 2 परमाणु उपस्थित होंगे और इसी प्रकार इस संख्या को Z द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसे परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक भी कहा जाता है। किसी भी तत्व की सभी परमाणु की संख्या समान होती है। अर्थात जैसे कि सोडियम, तो सोडियम के परमाणु क्रमांक सदैव 11 है, तो उसके अंदर उपस्थित परमाणु की संख्या भी 11 ही होगी। अर्थात उसके अंदर उपस्थित प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 होती है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जा सकता है। हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1, अर्थात हाइड्रोजन के लिए Z का मान 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन उपस्थित होता है। इसी प्रकार हम अगले परमाणु के बारे में बात करें तो कार्बन के लिए Z का मान 6 होता है, क्योंकि परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या 6 होती है। अतः किसी भी एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उसका परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहा जा सकता है। वहीं द्रव्यमान संख्या, एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद जब ये बात पता चली कि किसी भी परमाणु के अंतर्गत छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं, इन छोटे कणों को ही अपरमाणुविक कण कहा जाता है। इन अपरमाणुविक कणों में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का कुल द्रव्यमान प्रोटॉन से 6000 गुना लगभग कम होता है। इस कारण उसे नगण्य या जीरो माना जा सकता है। व्यावहारिक रूप से परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के कारण होता है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियन भी कहा जाता है। न्यूक्लियन यानी किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या जो उसके नाभिक में उपस्थित होती है, और परमाणु का कुल द्रव्यमान हमेशा उसके नाभिक के कारण ही होता है, क्योंकि किसी भी परमाणु का कुल द्रव्यमान प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के कारण होता है। उसके उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के कारण होता है, और इस कारण उसका कुल द्रव्यमान लगभग 100। जैसे कि कार्बन की बात करें तो कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक द्रव्यमान 12 होता है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन व 6 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसे कि तो 6 + 6 बराबर 12। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 27 म्यू सिक्स यू + 6u 12। इस प्रकार एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 27u है। वहीं क्योंकि इसके अंतर्गत 13 प्रोटॉन व 14 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को उसकी द्रव्यमान संख्या के नाम से जाना जाता है। अर्थात किसी भी परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, उसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, और उन दोनों को जब जोड़ा जाता है तो उसकी कुल द्रव्यमान संख्या के नाम से जानी जाती है। किसी भी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्वों का प्रतीक इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे क्लोरीन के अंतर्गत 2 समस्थानिक होते हैं, तो क्लोरीन के अंदर प्रोटॉनों की संख्या 17 है, वहीं उसका कुल भार 35 है। तो परमाणु क्रमांक नीचे की तरफ व भार ऊपर की तरफ लिखा जाएगा। वहीं दूसरे उसके समस्थानिक की बात करें तो उसका भार 37 है, लेकिन उसका परमाणु क्रमांक 17 ही है। तो क्लोरीन को 17 उसके नीचे की तरफ व 37 को ऊपर की तरफ लिखा जाएगा।
इस प्रकार हम किसी भी परमाणु के तत्व के अंतर्गत प्रोटॉनों की संख्या या उसके परमाणु क्रमांक व उसके द्रव्यमान संख्या को लिख सकते हैं। द्रव्यमान संख्या प्रतीक परमाणु संख्या परमाणु की संरचना उदाहरण के लिए सम्मिलित होती है। इसी प्रकार 17 क्लोरीन में 37 में द्रव्यमान संख्या 37 को परमाणु संख्या से जोड़ा गया है। अब बात करते हैं समस्थानिक। समस्थानिक यानी वे पदार्थ जिनके अंतर्गत परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन उनका भार अलग अलग होता है। जैसे कुछ तत्वों के परमाणु की पहचान इस प्रकार की गई कि उनके अंदर उपस्थित परमाणु संख्या समान होती है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, क्योंकि उसके अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है लेकिन उसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या की भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग होने के कारण उनका द्रव्यमान अलग अलग हो जाता है। इसके 3 परमाणु की बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु को लेते हैं तो उसके 3 परमाणु स्पीशीज है, अर्थात उसके 3 समस्थानिक है। पहला प्रोटियम जिसे सामान्य हाइड्रोजन कहा जाता है, ड्यूटेरियम पीएच या डी, टाइट्रियम एच या टी। प्रत्येक की परमाणु संख्या 1 होती है क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या 1 ही होती है, लेकिन इसके अंदर उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण इन्हें कुछ इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि जैसे पहले परमाणु के अंदर प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। न्यूट्रॉन की संख्या 0 होने के कारण इस परमाणु के अंतर्गत प्रोटॉन संख्या 1, न्यूट्रॉन 1, तो 1 + 0 इसका जो भार है वो 1 हो गया। वहीं हाइड्रोजन के दूसरे समस्थानिक में 1 प्रोटॉन व 1 न्यूट्रॉन उपस्थित होने के कारण कुल भार 1 + 1 2 होगा। इसी प्रकार अगले की बात करें तो टाइट्रियम में प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन संख्या 2, 1 + 2 कुल द्रव्यमान 3 हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु की संरचना में उसके परमाणु की संख्या, उसके अंतर्गत उपस्थित परमाणु की संख्या तथा उसके न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो सकती है। वह किसी एक ही परमाणु के प्रोटॉन की संख्या जब समान हो, उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो अर्थात उनका भार अलग अलग हो, उन तत्वों को एक दूसरे के समस्थानिक के नाम से जाना जाता है। किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणु के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात यदि किसी परमाणु के एक या एक से अधिक समस्थानिक होते हैं, उनके भार अलग अलग है, उस स्थिति में उनका कुल द्रव्यमान या औसत द्रव्यमान निकालने में समस्या हो जाती है। तो उनका औसत द्रव्यमान निकालने का एक तरीका है, किसी एक तत्व का यदि कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग के बराबर ही होगा। लेकिन यदि किसी का समस्थानिक नहीं है तो उसका साधारण द्रव्यमान उसके प्रोटॉन + न्यूट्रॉन के योग के बराबर ले लिया जाता है। जैसे हम सभी के लिए देखें तो जैसे हाइड्रोजन का औसत द्रव्यमान यदि नहीं देखें, सामान्य द्रव्यमान क्या हुआ तो 1 प्रोटॉन + 1 न्यूट्रॉन 1, यहाँ पर 1 प्रोटॉन + 1 न्यूट्रॉन के कारण 2, यहाँ 1 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन के कारण इसका द्रव्यमान 3 हुआ। लेकिन इसी प्रकार आगे की बात करते हैं तो जब एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के भी 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। जैसा कि हमने पहले चित्र में देखा यहाँ पर कि एक ही परमाणु के 3 समस्थानिक है। बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध प्रताप प्राप्त होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान हो सकते हैं लेकिन भौतिक गुणों में भिन्नता उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि कार्बन अर्थात कोयले की बात की जाए तो कार्बन में कोयला एक उसका साधारण रूप है, लेकिन हीरा उसका सबसे शुद्ध रूप होता है और वो विद्युत का कुचालक होता है। वहीं ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एक अपर रूप है, लेकिन उसके अंतर्गत उसकी गुणता में भिन्नता होती है। तो इस प्रकार हो सकता है उसकी समस्थानिकों के अंदर विभिन्नताएं पाई जाए, लेकिन उसके रासायनिक गुण समान होंगे। यदि हम बात करते हैं एक पदार्थ जिसका कुल द्रव्यमान 35 और 37 है, क्लोरीन 35 है और दुनिया में 75% तक यानी उसके 3 भाग उपस्थित हैं, तो उसकी तुलना में क्लोरीन 37 का केवल 1 भाग उपस्थित होता है। यानी
इस दुनिया में उनकी उपस्थिति 3:1 से देखी जा सकती है। तो इस प्रकार इस परमाणु का द्रव्यमान न तो 35 लिखा जा सकता है न 37। तो इसलिए इनके औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने का एक नियम बनाया गया कि परमाणु संघ का स्वयं का भार कितना है, परमाणु की औसत उपस्थिति कितनी है। अर्थात दुनिया में क्लोरीन 75% उपस्थित होता है, तो 75/100। वहीं 37 क्लोरीन 25% उपस्थित होता है, तो 35/100। इस प्रकार संख्याओं की गणना करने पर यहाँ पर 75 में 3 बार और 25 में भाग गया, 25 का भाग 100 में गया 4 बार, 25 से कम 25 और इसके अंतर्गत गया 4। तो 35 × 3 105/4 प्लस 37 से कम 37/4। तो इस प्रकार इसकी कुल टोटल आई 142/4 और 142 में 4 का भाग देने पर 35.5 यूनिफाइड इसका औसत द्रव्यमान प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम किसी भी परमाणु का औसत द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, औसत परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया जा सकता है, जिसके लिए हमें उस समस्थानिक की प्रकृति में कितनी उपस्थिति है उसका अनुमान होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या है जिनमें 35.5 यूनिफाइड होता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर हम क्लोरीन की कुछ मात्रा लेंगे तो इसमें क्लोरीन के समस्थानिक की उपस्थिति के अनुसार उसका द्रव्यमान 35.5 होगा। यानी जब हम क्लोरीन कहीं से लेंगे तो उसमें 3 गुना 35 और 1% या उसका चौथा भाग 37 वाला अवश्य होगा। तो इसलिए उस परमाणु के कुल भार में उसका औसत द्रव्यमान 35.5 के अनुसार कार्य करेगा। समस्थानिक के यदि उपयोग जाने तो यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। वहीं कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। घेंगा रोग के इलाज हेतु आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। वहीं दूसरी बात होती है समभारिक। समभारिक नाम से स्पष्ट है, समभारिक वे पदार्थ जिनका द्रव्यमान समान होता है, जिनमें एक बात करें जैसे कैल्शियम परमाणु की संख्या 20 है, वहीं ऑर्गन की परमाणु संख्या 18 है, लेकिन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, लेकिन दोनों का भार 40 ही होता है, क्योंकि तत्वों के जोड़े में अणुओं में न्यूक्लियनों की संख्या तो समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है वे समभारिक कहलाएंगे। अर्थात वे पदार्थ जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न लेकिन उसका कुल भार सदैव समान होता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आर्गन के अंदर 18 प्रोटॉन हैं लेकिन उसका भार 40 है, कैल्शियम में 20 प्रोटॉन है लेकिन उसका भार 40 है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आर्गन में 18 प्रोटॉन प्लस 22 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, वहीं कैल्शियम में 20 प्रोटॉन प्लस 20 ही न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस स्थिति के कारण हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इनका भार भिन्न भिन्न प्रदर्शित होता है, इनका भार समान लेकिन इनकी परमाणु क्रमांक संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसी प्रकार इस पाठ के अंदर कुछ ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो किताब के अंतर्गत ही है। उन प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ। बोध प्रश्न के रूप में कैनाल किरणें क्या है? सामान्यतः एनोड से उत्पन्न होने वाली धनावेशित किरणें कैनाल किरणों के नाम से जानी जाती है। इन किरणों का आविष्कार 1886 में गोल्डस्टीन ने किया था। इन्हीं के कारण दूसरे अपर्माणुक कणों की खोज संभव हो पाई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। सामान्यतः इनकी खोज करने हेतु उन्होंने विद्युत विसर्जन नलिका का प्रयोग किया। उस विद्युत विसर्जन नलिका में सामान्य वायु दाब से भी कम अर्थात वायु दाब को निर्वात में उत्पन्न किया गया और निर्वात करने के बाद इस प्रयोग को दोहराया गया था। अगला प्रश्न है, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो उस पर कौन सा आवेश होगा? तो यदि सामान्य बात करें तो इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक मान होता है, वहीं प्रोटॉन एक धनात्मक इकाई है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक और एक इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है और उनके आवेश समान होते हैं तो आवेश समान होने के कारण
उस परमाणु पर एक दूसरे के विपरीत आवेश हो जाएंगे और ये दोनों बराबर है, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होगा। परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल से आप कैसे स्पष्ट करेंगे? तो थॉमसन ने भी बताया था कि कोई भी परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश है, वहीं धनावेशित गोला धनात्मक है। तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की उपस्थिति जब समान होती है अतः वो विद्युत रूप से उदासीन होगा। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणुविक मॉडल में परमाणुविक के नाभिक में कौन कौन से अपरमाणुविक कण उपस्थित होते हैं? तो सामान्यतः परमाणु की नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिनमें प्रोटॉन को अपरमाणुविक कण के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक धनावेशित होता है। 4 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र, जैसे K पहली कक्षा, L दूसरी कक्षा, M तीसरी कक्षा, N चौथी कक्षा। यदि आप 3 कक्षाओं का पूछा जाए तो N बराबर 4 वाला भाग लाइन हटा सकते हैं इस प्रकार, और इन कक्षाओं को K, L, M, N आदि द्वारा जाना जाता है। क्या अल्फा कण प्रकीर्णन सोने के अलावा किसी और धातु से संभव है? हाँ, संभव है, लेकिन उसके लिए आपको उस ऐसी ही एक अगाधवर्धीय धातु लेनी होगी जिसे आप जब पीटें तो पतली चद्दर के रूप में परिवर्तित हो। क्योंकि यदि बात की जाए तो सोना एक ऐसी धातु थी जिसके 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, उसे इतनी पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि ऐसी कोई और अन्य धातु उपस्थित है तो उससे ये प्रयोग किया जाना संभव होगा। परमाणु के 3 अपरमाणुविक कण, तो परमाणु के अंदर पाए जाने वाले 3 अपरमाणुविक कण में इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, प्रोटॉन धनावेशित है, जबकि न्यूट्रॉन एक उदासीन कण के नाम से जाना जाता है। हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4 यूनिफाइड होता है, उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो कुल भार 4 है और द्रव्यमान संख्या हमेशा प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है। अतः द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या घटाने पर न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त होगी, तो 4 में से 2 घटाने पर न्यूट्रॉनों की संख्या 2 प्राप्त हुई। उसी प्रकार कार्बन का वितरण, तो कार्बन के पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में 4, कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर उपस्थित होते हैं। वहीं सोडियम के पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो K कोष में अधिकतम 2 और दूसरे कोष में अधिकतम 8, तो इस प्रकार 2 + 8 कुल 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इसकी संयोजकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो किसी भी परमाणु के अंतिम कोष में उपस्थित परमाणु की संख्या तो उसकी संयोजकता कहा जाता है, और यदि कोई संख्या पूर्ण रूप से भरी हुई है तो उसको उसके अधिकतम भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों में से घटाया जाता है। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, तो पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 7 इलेक्ट्रॉन के कारण उसकी संयोजकता 7 मानी जा सकती है। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन देने से ज़्यादा सरल है कि वह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, अतः उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 में से 7 घटाने पर 1 प्राप्त हुआ, अतः उसकी संयोजकता 1 होगी, यानी वह 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर सकता है। इसी प्रकार 16 की बात करें, सल्फर का परमाणु संख्या 16 है, तो उसके अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 8 और 6, तो 8 में से 6 घटाने पर 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए। वहीं मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, 2, 8 और 2, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन लेने से ज़्यादा सरल है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर दे, अतः उसकी संयोजकता 2 हुई। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब यदि तो परमाणु की संख्या में परमाणु संख्या कितनी होगी? तो परमाणु संख्या सदैव प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, अतः उसकी परमाणु संख्या 8 हुई। परमाणु का आवेश कितना होगा? तो जैसा कि उसने बताया है कि धनात्मक व ऋणात्मक आवेश बराबर है, दोनों की संख्या 8 है, अतः परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होगा, उस पर कोई आवेश नहीं होगा। ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है, अतः 8 + 8 16। वहीं सल्फर की द्रव्यमान संख्या में 16 + 16 32। समस्थानिक और समभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं
कि समस्थानिकों में 12, 6, तो उसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4, वहीं परमाणु संख्या में 6 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4, क्योंकि समस्थानिकों में परमाणु की संख्या अर्थात प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन सदैव समान रूप में पाए जाते हैं, अतः उन दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान रहता है। वहीं समबारीक अलग अलग परमाणु होने के कारण उनकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है, उसके कारण उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे कैल्शियम 20 और 40 का परमाणु संख्या 20 है, अतः 2, 8, 8, 2। वहीं 18, 40 में परमाणु संख्या 18 है, अतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8। अतः समबारीक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न हो सकता है। धन्यवाद।